हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर 17 जनवरी 2023 जो कि हिंदी संस्कृत यानी कि फर्स्ट पेपर है, तो इसमें आज हम लोग हिंदी के टोटल जो है 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आज हम लोग हिंदी का क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले आप लोग 17 जनवरी का संस्कृत का और EVS प्लस CDB का वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी सेट प्रैक्टिस के रूप में आप लोग प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है आप लोग उसे देख सकते हैं। तो एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं आप लोग तो एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ चैनल पे जो है बेल आइकन का बटन आप लोगों को दिख रहा होगा, उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी नए वीडियो बनाए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आसानी से पहुंच सके। तो यहाँ से आपका जो हिंदी का क्वेश्चन जो है शुरू होता है। तो हिंदी में आपका क्या होता है कि 15 क्वेश्चन गद्यांश से रहता है और 15 क्वेश्चन आपका जो है कि CDP बेस्ड यानी कि बाल विकास से रहता है। तो गद्यांश दो तरह का गद्यांश रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले गद्यांश को एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक बार हम लोग गद्यांश को देखते हैं। तो गद्यांश में है, कल तो समझ लीजिए कि मेरे घर पर लगभग चौथाई देश इकट्ठा हो रहा था। कल तो समझ लीजिए कि मेरे घर पर लगभग चौथाई देश इकट्ठा हो रहा था। सुदूर उत्तर में असम, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश से लोग। दक्षिण की बात करें तो तमिल और मलयाली। हम सभी लगभग एक ही उम्र के, न कोई बूढ़ा न कोई बच्चा। गजब बात यह कि जिस तरह की आड़ी तिरछी सामाजिक व्यवस्था और अक्सर खाली रहने वाले जेब के चलते मैंने फैजाबाद छोड़ा। जो कि इसमें लेखक अपनी बात बता रही है कि मैंने तो फैजाबाद छोड़ा। तो किस लिए कि मतलब जो आड़ी तिरछी सामाजिक जो व्यवस्था, इसके कारण जो मैंने क्या किया, फैजाबाद छोड़ दिया। इन सब ने अपनी अपनी जगह कमोवेश उन्हीं वजह से छोड़ी। असम वाले दोस्त से मैंने पूछा, गुवाहाटी न छोड़ते तो क्या कर रहे होते? उसने बताया, हम आपकी तरह इतनी टेंशन नहीं लेते। असम न छोड़ा होता तो घर में गिटार पड़ा है, कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठकर टुनटुना रहे होते या तो गा रहे होते। इस तरह से असम वाले बोल रहे हैं। उसके बाद फिर आगे क्या है, इन दिनों ब्रह्मपुत्र उधिराई हुई है। उधिराई मतलब कि वहाँ पे जो है पानी का काफ़ी ज़्यादा स्तर जो है बढ़ चुका है, यानी कि बाढ़ का रूप धारण किया हुआ है। असम तबाह है तो फिर भला वह कैसे चर्चा में न आती। मैंने अभी तक यही सुना था कि ब्रह्मपुत्र चीन से चलती है तो यहाँ यारलंग सांगपो के नाम से पुकारे जाते। मतलब कि जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है वह जो चीन से निकलती है, वहाँ पे क्या कहा जाता है, उसे यारलंग सांगपो के नाम से पुकारा जाता है। यानी कि घोड़े जैसी नदी या घोड़ा नदी। तो यारलंग नदी को ही क्या कहा जाता है, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी को घोड़े जैसी नदी या नहीं तो आप बोल सकते घोड़ा नदी। यह भी सुना था कि भारत आते ही इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से पुकारा जाने लगता, और वही नदी जब भारत में आपका प्रवेश कर जाता है तो वहाँ पे आपका क्या नाम पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्रा पड़ जाता है। तो ये था आपका क्या गद्यांश था। एक बार आप लोग गद्यांश को सरसरी निगाहों से देख लिए तो उसके बाद जो है सॉल्व करने में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो क्वेश्चन है आपका, कल तो समझ लीजिए कि मेरे घर पर लगभग चौथाई देश इकट्ठा हो रखा था। वाक्य में लगभग चौथाई देश से क्या तात्पर्य है? तो इसमें बताया जा रहा है कि कल तो समझ लीजिए कि मेरे घर में जो है लगभग चौथाई देश, मतलब कि देश का जो है चौथाई भाग, मतलब 4 भाग जो आपके मतलब कि घर पे इकट्ठा हो रहे थे, जिसमें कि बहुत सारे राज्यों के लोग जो है उसके यहाँ पहुँच रहे। तो इसका कहने का क्या तात्पर्य है? देश की लगभग चौथाई जनसंख्या, देश के कुल राज्यों के 1/4 राज्यों से लोग, देश के कुल राज्यों के 1/4 राज्य, देश की लगभग 1/4 भूमि। तो आप लोग बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1, देश की लगभग चौथाई जनसंख्या, तो इसका तात्पर्य कहने का यही हुआ कि इसमें लगभग चौथाई देश इकट्ठा हो रहा है। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि देश की लगभग चौथाई जनसंख्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर उसी गद्यांश से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, आड़ी तिरछी सामाजिक व्यवस्था से आशय है।
जो कि आड़ी तिरछी व्यवस्था, सामाजिक जो व्यवस्था वहाँ पर फैली हुई थी, उसी के कारण मतलब कि सारे लोग अपने शहर को छोड़ के दूसरा जगह जा रहे हैं। तो आड़ी तिरछी सामाजिक व्यवस्था से क्या आशय है? सामाजिक समानताएं, सामाजिक विषमताएं, सामाजिक सरोकार, सामाजिक व्यवस्था। तो ऑप्शन से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आड़ी तिरछी जो सामाजिक व्यवस्था है, इसका आशय हुआ, इसका अर्थ हुआ सामाजिक विषमताएं। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है लेखक ने कौन सा शहर छोड़ा था? तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका जो है यहाँ पे लिखा हुआ मैंने कहाँ छोड़ा था, मैंने फैजाबाद छोड़ा। तो लेखक ही बोल रहा है कि मैंने कौन सा शहर छोड़ा, फैजाबाद। तो यहाँ पे लेखक ने कौन सा शहर छोड़ा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फैजाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन आपका गद्यांश के अनुसार गजब बात क्या थी? तो आपको बताना है कि गद्यांश के अनुसार जो है गजब की बात क्या थी। ऑप्शन है सभी ने अपने मर्जी से अपने शहर छोड़े, सभी ने सामाजिक अव्यवस्था के कारण अपने शहर छोड़े। बिल्कुल सही बात है, सभी ने इस गद्यांश में जो अपने शहर छोड़े हैं, जो आड़ी तिरछी जो सामाजिक व्यवस्था है, विषमता है, यानी कि वहाँ की सुविधा की अभाव है, उनके कारण शहर को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो सभी ने सामाजिक अव्यवस्था के कारण अपने शहर को छोड़े। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है समूह से भिन्न शब्द युग्म है। तो इनमें से जो 4 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, इसी में से एक आपका जो है भिन्न है, तो उसे आपको बताना है। जैसे पहला है आड़ी तिरछी, उल्टा सीधा, अपनी अपनी और अच्छी बुरी। तो इनमें से देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 आड़ी तिरछी, उल्टी सीधी, उसके बाद अच्छी बुरी, ये सारे एक जैसे हैं, बट जो है अपनी अपनी, तो इसमें तीसरा ऑप्शन जो है अपनी अपनी, ये पुनरुक्त शब्द है। क्या है? पुनरुक्त शब्द है, तो ये अलग हो जाएगा। और सारे जो लगभग एक तरह से अपोजिट भी आप लोग बोल सकते हैं, जैसे आड़ी तिरछी, उल्टा सीधा, अच्छी बुरी। बट अपनी अपनी जब एक ही शब्द का रिपीटेशन 2 बार होता है, तो वह शब्द ही क्या कहलाता है? आपका पुनरुक्त शब्द कहलाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे धीरे धीरे, इस तरह से धीरे धीरे, आपका ये भी आपका एक क्या है? पुनरुक्त शब्द है। उसी में आप लोग पढ़े होंगे फिर बार बार, तो एक ही शब्द का रिपीटेशन हो रहा है 2 बार, तो बार बार ये भी आपका वही है। तो उसी तरह से कभी देखे होंगे जाते जाते, तो सेम शब्द जब 2 बार इस तरह से दोहराए तो आपका जो है पुनरुक्त शब्द हो जाता है। तो जाते जाते, धीरे धीरे, बार बार, तो ये सारे आपका पुनरुक्त शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे अपनी अपनी सेम शब्द है और 2 बार इसका रिपीटेशन है, तो ये पुनरुक्त है। बाद में कि आपका जो है आड़ी तिरछी, उल्टी सीधी, अच्छी बुरी, सारे जो है आपका एक तरह के शब्द है। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा विशेषण विशेष का संबंध नहीं दर्शाता है? तो आपको बताना है कि कौन सा जो है इसमें विशेषण जो है विशेष शब्द का संबंध नहीं दर्शाता है। जैसे पहला सामाजिक व्यवस्था, चौथाई देश, गजब बात, अरुणाचल प्रदेश। जैसे आपका सारा जो जैसे सामाजिक व्यवस्था, चौथाई देश, गजब की बात, ये सभी जो है विशेषण विशेष शब्द है। बट आपका अरुणाचल प्रदेश जो है यह एक राज्य का नाम है, यानी कि यह आपका एक संज्ञा शब्द है। तो इस तरह से संज्ञा है। और बाद में किस जितने भी है सारे जो है विशेषण विशेष है। विशेषण क्या होता है? जो किसी शब्द या संज्ञा की विशेषता को बतलाते हैं उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। और विशेष क्या होता है? वह विशेषण जो किसी संज्ञा की विशेषता बतलाता है, तब वह मतलब कि जो है वह शब्द जो है विशेष कहलाता है। तो यहाँ पे सारे शब्द जो है आपको जो अरुणाचल प्रदेश छोड़ के सारे जो है विशेषण विशेष शब्द है, यानी कि विशेषण वह हुआ कि वैसा शब्द, वैसा विशेषण जो शब्दों की या संज्ञाओं की विशेषता बतलाता है उसे विशेष शब्द कहा जाता है। और जो संज्ञा या शब्द का विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहा जाता है। बट यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आपका एक संज्ञा है, नाम है, तो इस तरह से अलग हो जाएगा। सामाजिक व्यवस्था में समास है। तो आपको बताना है कि सामाजिक व्यवस्था जो है आपका कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, तुअंत, बहुव्रीहि। तो इसमें आपको बताना है। तो ये आपका जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। जब इसका समास विग्रह करेंगे सामाजिक व्यवस्था का, तो हो जाएगा क्या? समाज का या समाज की आपका व्यवस्था। इस तरह से आपका जो है समाज, इसका विग्रह हो जाएगा समाज की व्यवस्था। तो समाज की व्यवस्था जब आप लोग विग्रह किए तो इसमें जो है उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद आपका क्या हो जाता है? प्रधान हो जाता है।
तो जिस सामसिक पद में बात वाला यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है उसे ही आप लोग क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास कहलाते हैं। तो इस तरह से आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 1। द्विगु समास क्या होता है, संख्यावाचक बोधक हो जाता है, जैसे पंचवटी, चौराहा, ये सारे जो है आपका त्रिलोक, ये द्विगु समास, जिसमें भी आपको न्यूमरिक वैल्यू यानी कि नंबर यानी कि संख्या दिखे वो आपका द्विगु हो जाता। और द्वंद्व आ जाता किस में, यानी कि जैसे कि थाली लोटा, ऐसे आप लोग पढ़े होंगे, थाली लोटा, उसी तरह से दाल भात, ये सारे आपका जो द्वंद्व समास में आ जाता है। और बीच में जो है द्वंद्व समास में क्या होता है, ये एक पहचानने का ट्रिक है, बीच में आपका जो है योजक चिन्ह आता है। जैसे यहाँ पे दाल लिखा हुआ है तो दाल के बीच में ऐसे योजक चिन्ह रहता है, उसके बाद रहता है रोटी ऐसे लिखा हुआ। तो इस तरह से आपका ये सारे द्वंद्व समास कहलाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इन दिनों ब्रह्मपुत्र उधिराई हुई है, असम तबाह है, वाक्य में रेखांकित पद से तात्पर्य है। तो इसमें आपको बताना है कि इन दिनों जो ब्रह्मपुत्र उधिराई हुई है, असम तबाह है, वाक्य में रेखांकित पद से क्या तात्पर्य है, क्या इसका अर्थ निकलता है। उधिराई का मतलब क्या होता है, उसमें पानी का स्तर बढ़ जाना, बाढ़ आ जाना। तो इस तरह से आपका ये ऑप्शन है। तो इसमें जो है इन्हीं ऑप्शनों में से बताना है कि उधिराई का क्या अर्थ होता है, बाढ़ आना, वर्षा होना, जलमग्न होना, जल का कम होना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बाढ़ आना। तो इन दिनों ब्रह्मपुत्र उधिराई हुई है, असम तबाह है, इसका जो है रेखांकित पद का तात्पर्य हुआ क्या, बाढ़ आना। तो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, चीन में ब्रह्मपुत्र को डैश नाम से पुकारे जाते हैं। जब यह भारत में प्रवेश कर जाता है तो इसे ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है, बट चीन में इसे क्या कहा जाता है, तो चीन में क्या कहा जाता है, यहाँ पे आप लोगों का जो है गद्यांश में लिखा हुआ, वहाँ जो है यारलॉन्ग सांगपो के नाम से पुकारे जाते हैं। चीन से जब निकलती है, चलती है, तो वहाँ क्या कहा जाता है, वहाँ पे बोला जाता है यारलॉन्ग सांगपो। तो इस तरह से यारलॉन्ग सांगपो जो है किस में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है आपका यारलॉन्ग सांगपो। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर अगला गद्यांश है, इस गद्यांश के अनुसार फिर आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन करना है। जैसे है, उषा आ रही है, जगत जग चला है, निशा धूल चली है, घिरी दृष्टि तम से सहज खुली चली है, नई जिंदगी पास में बंधनों के नई चाल में आज अंगड़ा रही है। तो इस तरह से एक कविता का पंक्ति दिया हुआ और इसमें आप लोगों को बताना है। जैसे पूछा जा रहा है कि कविता की पंक्तियों के आधार पर बताइए कि भोर होने का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ होता है, क्या होता है भोर होने का, क्या मतलब हुआ। पक्षी गीत गाते हैं, अंधेरा दूर हो जाता है, अंधकार बढ़ जाता है, द्वार खुल जाते हैं। जब भोर हो जाता है क्या होता है कि अंधेरा जो होता है वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। तो भोर होने का अर्थ क्या हुआ, अंधकार का दूर होना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फिर उसी गद्यांश से, दृष्टि का तम से घिरना का क्या आशय है। तो इसमें जो बताया गया है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दृष्टि का तम से घिरना, इसका क्या आशय है। तो इसका ऑप्शन के अनुसार बताना है कि अज्ञान का अंधेरा, पराजय का अंधेरा, दृष्टि का कमज़ोर होना, आँखों से दिखाई न देना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अज्ञान का अंधेरा। अज्ञान का अंधेरा यहाँ पे कवि ने बताया है कि भोर होते ही क्या होता है, अंधकार जो हट जाता है। अर्थात जब व्यक्ति को ज्ञान का आभास होता है तो अज्ञान के सारे जो है अंधेरे क्या होते हैं, ऑटोमेटिक दूर हो जाते हैं। तो इसी में दृष्टि का तम से घिरना का अर्थ हुआ क्या, अज्ञान का अंधेरा, मतलब कि अज्ञान का अंधेरा। और कवि इसमें क्या बता रहे हैं, कवि बता रहे हैं कि जब जैसे ही भोर होता है अंधकार हट जाता है, अर्थात जब व्यक्ति को ज्ञान का आभास होता है तो अज्ञान के सारे जो अंधेरे क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसमें है, जगत जग चला है डैश से, जगत जग चला है से आशय नहीं है। तो इसमें जो है जगत जो है एक तरह से जग चला है, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन जो है मतलब मेल नहीं खाता है। जैसे उठ जाना, जागरूक होना, कर्मशील होना, पृथ्वी का घूमना। तो इसमें से बताना है आपका कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो जगत जग चला मतलब कि एक तरह से जगत जग जो है पृथ्वी आपका क्या हुआ,
उठ रहा है तो उठ जाना ये भी उससे ऑटोमेटिक मतलब कि रिलेट हो रहा है। जागरूक होना ये भी उससे संबंधित है। कर्मशील होना ये भी संबंधित। बट आपका पृथ्वी का घूमना, जगत का जग चला, इसका जो है आशय इससे नहीं मतलब कि मेल खाता है। तो पृथ्वी का घूमना जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निशा धुल चली है से तात्पर्य है। आपको बताना है कि निशा जो है धुल चली है, इसका क्या तात्पर्य है आपको बताना है। जैसे ऑप्शन 1 में है कठिनाइयाँ दूर हो गई है, निराशा दूर हो गई है, आसमान साफ हो चुका है, रात उजली हो गई है। तो इसमें जो है निशा धुल चली है, इसका अर्थ हुआ क्या, कठिनाइयाँ जो है दूर हो गई है। ये आपका राइट आंसर। निशा मतलब क्या हुआ, जो अंधेरे जो छाए हुए हैं उसका दूर हो जाना, एक तरह से सुबह हो जाना। सुबह हो जाना मतलब क्या हुआ, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, ज्ञान का आभास हो जाना। उससे क्या होगा, कठिनाई हो जाए ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। तो निशा धुल चली, इससे तात्पर्य हुआ क्या, कठिनाई का दूर हो जाना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निशा का पर्यायवाची क्या शब्द है। तो आपको बताना है कि निशा का पर्यायवाची मतलब उसका दूसरा नाम क्या होगा, आभा, उषा, रात्रि, शयन। तो इसमें जो है निशा मतलब होता है क्या, रात यानी कि रात्रि। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद है उषा आ रही है, पंक्ति में डैश अलंकार है। उषा आ रही है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, मानवीयकरण, उपमा, रूपक। तो इसमें जो है उषा आ रही है, एक तरह से इसमें नामीकरण का बोध हो रहा है। तो इस तरह से जो है मानवीयकरण का बोध हो रहा है। जब मनुष्यों या प्राणियों का भावों का आरोप होता है तो वही जो है आपका जो है क्या कहलाता है, मानवीयकरण अलंकार कहलाता है। तो उषा आ रही है, इस तरह से इसमें जो है मनुष्यों से रिलेट यानी कि कोई प्राणी से जो है उसके प्राणी के भावों का आरोप हो रहा है। तो इस तरह से मानवीयकरण अलंकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है भाषा क्या है। तो इस तरह से गद्यांश का जो 15 क्वेश्चन है आपका यहाँ से समाप्त होता है। अब आपका जो है भाषा से रिलेटेड जो CDP के क्वेश्चन बाल विकास से संबंधित है वो आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो भाषा क्या है, एक कृत्रिम व्यवस्था है, नियम द्वारा शासित व्यवस्था है, एक व्याकरणिक व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नियम है। तो भाषा क्या है, तो भाषा एक जो है नियम द्वारा शासित व्यवस्था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाषा क्या है, भाषा एक नियम द्वारा शासित व्यवस्था, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि भाषा एक औजार है जिसका लोग उपयोग जिंदगी के अनुभव को साझा करने के लिए प्रतीकों की याचिक व्यवस्था के रूप में उपयोग करते हैं। इस तरह से आप लोग भाषा के बारे में बोल सकते हैं, भाषा एक नियम द्वारा शासित व्यवस्था है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की विद्यालयी शिक्षा में भाषा युक्ति क्या कहलाता है। भारत में जो है विद्यालयी शिक्षा में, जो विद्यालय की जो शिक्षा व्यवस्था है वहाँ पे जो भाषा की युक्ति का जो उपयोग होता है वह क्या कहलाता है, बहुभाषावाद, त्रिभाषा सूत्र, कार्यकाली भाषा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो ये जो है विद्यालय में जिस भाषा का उपयोग होता है तो वह जो त्रिभाषा सूत्र कहलाता है। तो त्रिभाषा सूत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कोठारी आयोग 1968 के तहत जो है ये मतलब कि शुरू हुआ था। तो 1968 में जो राष्ट्रीय नीति जो है इसके प्रस्ताव के मतलब कि द्वारा जो ही त्रिभाषा सूत्र का इसमें जो है शुरुआत किया गया है, जिसमें कि 3 प्रकार के भाषाओं का जो है मतलब कि इसमें जिक्र किया गया है। फर्स्ट में जो मातृभाषा होता है या क्षेत्रीय भाषा होता है, फर्स्ट आपका क्या हो जाता है, मातृभाषा, जो आपका जहाँ पे जन्म हुआ है वहाँ के जो मातृभाषा है उसमें आप लोग अध्ययन करेंगे या क्षेत्रीय भाषा बोल सकते हैं। सेकेंड में क्या आ जाएगा, जो आपकी जो है हिंदी यानी कि जो राजभाषा है उसको मतलब कि उसमें जो है मतलब कि जोड़ दिया गया। और थर्ड में आपका दिया गया क्या, जो एक अंग्रेजी आपका गैर भाषा होगा उसमें भी आप लोग उससे भी आप लोग सीख सकते हैं। ये तीसरी भाषा के बारे में बताया गया, अंग्रेजी या गैर कोई भी भाषा हो। तो इस तरह से त्रिभाषा सूत्र में पहला हो गया आपका क्या, क्षेत्रीय या आपका मातृभाषा, सेकेंड में हो गया आपका राजभाषा जो कि हिंदी, उसके बाद तीसरा में आपका अंग्रेजी या आप लोग गैर भाषा बोल सकते हैं। इस तरह से त्रिभाषा सूत्र का आशय है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, एक बालिका पटना से मुंबई स्थानांतरित होती है, वह विद्यालय में एक भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ती है और सहपाठियों तथा आस पड़ोस के लोगों के साथ अंतःक्रिया करके वह मराठी सीखने की स्थिति में है।
तो वह तो पहले से विद्यालय में कौन सी भाषा सीखती है, अंग्रेजी, और सहपाठियों से आसपास में वह अंतःक्रिया करके वह मराठी सीखने की स्थिति में है। इस तथ्य से आपकी क्या समझ बन रही है? ऑप्शन है दोनों भाषाओं का सीखना भाषा अर्जन है, अंग्रेजी भाषा सीखना भाषा अर्जन, मराठी भाषा सीखना भाषा अधिगम है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन में है अंग्रेजी भाषा सीखना भाषा अधिगम और मराठी भाषा सीखना भाषा अर्जन। बिल्कुल सही बात है ऑप्शन नंबर 3। विद्यालय में वह क्या सीख रहा है, अंग्रेजी सीख रहा है, और अपने पड़ोस के बच्चों के साथ वह मराठी सीख रहा है। तो अंग्रेजी विद्यालय में सीख रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, वो अधिगम कर रहा। अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधि जोड़ गम, इन दोनों शब्दों से बना है क्या, अधिगम। अधिगम का अर्थ होता है क्या, अधिगम का अधि का अर्थ होता है आपका भली प्रकार से, कौन, भली प्रकार से, मतलब कि भली प्रकार से जब आप लोग क्या करते हैं, किसी शब्द का मतलब कि सीखते हैं, यानी कि गम मतलब क्या होता है, अधि मतलब भली प्रकार से, गम मतलब जानना या सीखना। जब किसी वर्ड को, किसी शब्द को आप अच्छी प्रकार से सीखते हैं, गहन तरीक़ा से सीखते हैं, वो आपका क्या होता है, अधिगम होता है। तो भाषा में जो विद्यालय में वह कौन सी भाषा सीखता, अंग्रेजी। अंग्रेजी सीखने में वह भली प्रकार से उसका अध्ययन करता है, जानता है, सीखता है। इस तरह से अंग्रेजी भाषा सीखना उसके लिए अधिगम हो गया। और उसके बाद जो है, जो मराठी है वह जो अपने सहपाठी के द्वारा जो सीखते हैं, आस पड़ोस के मदद से सीखते हैं, वो आपका अर्जन हो गया। भाषा अर्जन क्या होता है, किसी भी भाषा को सुनकर, लिखकर, समझकर, मतलब कि उसको जानना, सीखना, वो आपका अर्जन कहलाता है। तो वह किसी प्रकार से अपने दोस्त से, मित्र से सुनकर, बोलकर उस भाषा को सीखते हैं, तो वह अर्जन हो गया। इसी तरह से आपका जो है अधिगम हो गया आपका अंग्रेजी भाषा, और मराठी भाषा वह बोलकर, सुनकर सीख रहे, तो इसलिए इसका हो गया अर्जन। तो ऑप्शन नंबर 3 आप लोग क्लियर समझ गए होंगे कि भाषा अधिगम क्या होता है और अर्जन क्या होता है। उसके बाद है पीटर अपनी मातृभाषा में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता है, वह अंग्रेजी भाषा में भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता है। इसके रूप में, किस रूप में जाना जाएगा, पीटर जो है नाम का एक मतलब कि छात्र है, वो अपनी मातृभाषा में जो है बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता है, और वह अंग्रेजी भाषा में भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता है। इसे जो किस रूप में जाना जाएगा, दक्षता हस्तांतरण, परिचित से अपरिचित की ओर जाना, भाषा योग्यता, कौशल हस्तांतरण। तो इस तरह से आप लोग को बताएंगे, आप लोग बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौशल हस्तांतरण इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जब बालक द्वारा भाषाई के जो कौशल होते हैं, भाषा कौशलों का उपयोग अन्य भाषा के अधिगम में किया जाता है, सीखने में किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कौशल हस्तांतरण। तो इसमें जो है वो तो अंग्रेजी अच्छे तरह से पढ़ ही लेता है, मातृभाषा अच्छे तरह से पढ़ ही लेता है, उसके अलावा वह अंग्रेजी भी अच्छी तरह से पढ़ लेता है। मतलब कि जब बालक के द्वारा भाषा कौशल के माध्यम से, उसके उपयोग के द्वारा अन्य भाषा के अधिगम में, मतलब कि अधिगम के लिए किया जाता है, अन्य भाषाओं का अधिगम करते हैं, तो वह भाषा कौशल का हस्तांतरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, आशीष कक्षा 7 का अध्यापक है, उसने अपने विद्यार्थियों को एक पहेली हल करने के लिए दी। विद्यार्थियों को 4 समूह में बांट दिया। 4 के समूह में बांटे विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों ने यह बोलकर पहेली का हल निकालना है कि वह पहेली हल करने के बारे में क्या सोचते हैं। तो भाषा अधिगम की इस युक्ति को किस नाम से जाना जाएगा। तो आशीष कक्षा 7 के जो अध्यापक है, तो वह विद्यार्थियों को जो है पहेली मतलब सिखाने के मतलब कि संदर्भ में जो है वह क्या करते हैं, पहले बच्चे को समूह में बांट देते हैं। तो 4 के समूह में बांटे शिक्षार्थियों को यह बोलकर पहेली हल करने के लिए उसे बोलते हैं। तो इसमें किस बात को वह सिखाना चाहता है आपको बताना है। तुरंत सोचने से जुड़ा नियम, बोलने के लिए सोचना, ऊंचे स्वर में बोलने का नियम, समस्या आधारित बोलना। तो आशीष जो शिक्षक जो अध्यापक है, उसका आशय क्या है कि बच्चे को जो है एक समस्या आधारित जो है प्रश्न रखा जाए, और कक्षा में जो है बच्चे में जो है एक भयमुक्त माहौल पैदा किया जाए।
उसके बाद भय मुक्त माहौल पैदा करने के बाद तब उसमें जो है शिक्षक की भी भूमिका होगी। उसे जो है अच्छे से अच्छे तरह से उसे जो है समझा कर सिखा कर उस चीज़ को जो है मतलब कि उस समस्या का निदान किया जा सके। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा समस्या आधारित बोलना। तो इस तरह से जब कोई पहेली किसी बच्चे को दिया जाता है तो एक तरह से उसके पास क्या है, एक प्रॉब्लम रख दिया जाता है, समस्या रख दिया जाता है। उसके बाद फिर वह भयमुक्त क्लास में शिक्षक क्या करेंगे, उस चीज़ समस्या को क्या करेंगे, विद्यार्थी और शिक्षक मिलके सुलझाएंगे। राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, समस्या आधारित बोलना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, किसी पाठ्य पुस्तक के लिए पाठ्य सामग्री का चयन करते समय एक मुख्य आधार है। तो किसी भी पाठ्य पुस्तक के लिए एक पाठ्य सामग्री का चयन करना, इसका मुख्य जो आधार क्या होगा आप लोगों को बताना है। जैसे पहला है पाठ्य सामग्री शिक्षार्थियों के जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जब भी कोई पाठ्य पुस्तक के लिए आप लोग पाठ्य सामग्री तैयार करते हैं, उसका चयन करते हैं, कलेक्शन करते हैं, तो उसका मेन आपका जो है बेस क्या होना चाहिए, उसमें जो पाठ्य सामग्री जो शिक्षार्थी के जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये बहुत ही मायने रखता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से शास्त्रीय भाषा कौन सा नहीं है। जैसे संस्कृत, तमिल, मलयालम, हिंदी। तो आपका हिंदी जो है इसमें मतलब कि जो आपका क्या कहते हैं शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो इसे आप लोग टिक कर सकते हैं। इसके बारे में आप लोग और ज़्यादा जानकारी रखेंगे और भी बेटर रहेगा आपके लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाषा की केंद्रीयता क्या है। तो आपको बताना है कि भाषा की जो है केंद्रीयता, इसका क्या आशय है। जैसे पहला ऑप्शन है, इस बात की पहचान करना कि विषय वस्तु को सीखने में भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस बात की पहचान करना कि भाषा एकांतर में सीखी जाती है। इस बात की पहचान करना कि भाषा और अधिगम पारस्परिक रूप से संबंधित है। भाषा संप्रेषण के लिए, विचारों के लिए भाषा की ज़रूरत नहीं होती है। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। तो जैसे इसमें ऑप्शन नंबर 3 आप लोग देख रहे होंगे कि लिखा गया है क्या इसमें, कि इस बात की पहचान करना कि भाषा और अधिगम पारस्परिक रूप से संबंधित। बिल्कुल सही बात है। भाषा और अधिगम जो है आपका दोनों पारस्परिक रूप से एक दूसरे से क्या है, पूरक है, संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यह भाषा केंद्रितता का रूप है। उसके बाद है पोर्टफोलियो आकलन क्या है। तो आप लोग बताएंगे कि पोर्टफोलियो से जो आप लोग क्या समझते हैं। कक्षा में शिक्षार्थियों के अधिगम का अभिलेख रखना, यह पता लगाना कि शिक्षार्थी के सीखने में कहाँ कमी है, वार्षिक बोर्ड परीक्षा को समर्थित करना। उसके बाद आकलन के लिए शिक्षार्थियों के सीखने संबंधी सभी कार्यों का अभिलेख रखना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है कक्षा में शिक्षार्थियों के अधिगम का अभिलेख रखना। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक शिक्षणार्थी का जो होता है शैक्षिक अनुभव, सीखने की प्रक्रिया, प्रदर्शन, उत्पन्न कौशल, सामान्य जो विकास होते हैं और अन्य तत्वों का क्या होता है, इसमें जो विस्तृत रिकॉर्ड रखा जाता है किसमें, पोर्टफोलियो में। तो आपका पोर्टफोलियो क्या हो जाएगा, कक्षा में शिक्षार्थियों के अधिगम का अभिलेख रखना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सरसरी तौर पर पठन है। तो बताएंगे आप लोग कि सरसरी तौर पर पढ़ना क्या कहलाता है। जैसे पाठ्य सामग्री में से समग्र अर्थ प्राप्त करने के लिए पठन, विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पठन, लेखक की मंशा जानने के लिए पठन, पाठ्य सामग्री से आगे का पठन। तो सरसरी निगाहों से पढ़ना, इसका अर्थ होता है क्या, लेखक का मंशा जानने के लिए पढ़ना कि लेखक जो इसमें लिखे है उसकी मंशा क्या है, उस बात को पढ़ना आपका सरसरी पठन कहलाता है। तो पठन भी आपका 2 तरह से हो जाता है। एक आपका होता है सरसरी या व्यापक पठन, एक होता है आपका गहन पठन। सरसरी पठन ये आप लोग या गहन व्यापक पठन क्या होता है, इसमें जो है जैसे कि अखबार का पढ़ना, पुस्तक का पढ़ना, ये सारे आपका जो सरसरी पठन के अंतर्गत आ जाता है। और जो है आपका गहन पठन में क्या होता है, किसी भी वस्तु को मनोरंजन के साथ जो पढ़ा जाता है वो आपका जो है एक गहन पठन के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, दक्षता आधारित पठन दक्षता आधारित पठन किस बारे में सक्षम बनाता है। तो आपको बताना है कि दक्षता आधारित पठन जो है किस बारे में सक्षम बनाता है। शिक्षार्थी को विषय वस्तु में निपुणता प्राप्त करने के लिए केंद्रितता करना, शिक्षार्थी विषय के विशेषज्ञ बन सके, शिक्षार्थी समाज एवं कार्यस्थल पर कार्य कर सके, शिक्षार्थी अधिक अंक ला सके। तो दक्षता आधारित पठन का आशय क्या हुआ
कि इसमें जो शिक्षार्थी को विषय वस्तु में निपुण प्राप्त करने के लिए केंद्रित करना, ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, कक्षा 8 का अध्यापक राघवन विद्यार्थियों को 5 के समूह में बांटता है और प्रत्येक को एक विशिष्ट टॉपिक का वार्तालाप में बोलने के लिए एक पात्र या चरित्र एवं भाषा देता है। इस कार्य को किस रूप में जाना जाएगा? तो कक्षा 8 का अध्यापक राघवन क्या करता है, विद्यार्थियों को 5 समूह में बांट देता है और प्रत्येक को जो एक विशिष्ट टॉपिक देता है वार्तालाप में बोलने के लिए और उसे एक पात्र या चरित्र देता है। तो इसमें बताना है कि कार्यों को किस रूप में जाना जाएगा। तुरंत सोचने से जुड़ा हुआ नियम, रोल प्ले, नाटक, भाषा विकास। तो इसमें जो है सभी को एक अलग अलग जो है पात्र देता है, कैरेक्टर देता है। तो इसमें जो है एक रोल प्ले इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। सभी अपने अपने जो है क्या करेंगे, रोल को बखूबी से निभाएंगे और उसे अब अलग अलग हर एक बच्चे को क्या करता है, टॉपिक दिया जाता है और उस पर जो है प्रयास करना, अभ्यास करना और उसे क्या करना है, मतलब कि आगे चल के उसके जो समय निर्धारित करेगा उसमें उस चीज़ को प्रोग्राम में दिखाना है। तो वह एक रोल प्ले के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक अध्यापक अपनी कक्षा इस प्रकार से आयोजित करती है कि विद्यार्थी लेखन संबंधी कक्षा में मुख्य बिंदु लिख सके, रूपरेखा तैयार कर सके, पहला प्रारूप लिख सके, उसमें सुधार कर सके, अंतिम प्रारूप तैयार कर सके। यहाँ पर अध्यापक किस युक्ति का इस्तेमाल कर रहा है? तो एक अध्यापक अपनी कक्षा में किस प्रकार के मतलब कि इस प्रकार के आयोजित करती है कि विद्यार्थी लेखन संबंधी कक्षा में मुख्य बिंदु लिख सके, रूपरेखा तैयार कर सके, पहला प्रारूप लिख सके, जिसमें सुधार कर सके। इस तरह की बात मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जैसे प्रक्रिया आधारित अधिगम, लेखन का प्रक्रिया उपागम। तो इसमें बताना है जैसे कि यहाँ पे देखिए सारे चीज़ जो है लिखने से संबंधित है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेखन का प्रक्रिया उपागम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, उच्चारण सिखाने के लिए कौन सा तरीका प्रभावशाली है? किसी भी मतलब कि छात्र को या बालक को उच्चारण सिखाना, इसके लिए कौन सा तरीका ज़्यादा मतलब कि इफ़ेक्टिव होगा? सभी शिक्षार्थियों को स्वर विज्ञान पढ़ाना, शब्द और ध्वनियों के प्रति लेखन के माध्यम से पढ़ाना, विपरीत शब्दों के उदाहरण देकर समझाना। ये बहुत ही ज़्यादा मैटर रखता है। किसी भी उच्चारण को बताना है यदि उसको प्रभावी ढंग से, तो उसको जो विपरीत शब्द आएंगे उसको क्या करेंगे हम लोग, उदाहरण देकर उसे जो है ज़्यादा सिखाएंगे तो वह ज़्यादा बेटर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टोटल जो 30 क्वेश्चन हिंदी के जो है कवर किए हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट पर ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।